नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री गणित क्लासेस पर। मैं सुभाष वदारा हाजिर हूँ आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में आता है पहला केंद्र हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का वर्तमान समय में उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इसकी पहली खोजी गई बस्ती थी वो हड़प्पा थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यह रावी नदी के किनारे मिला है और वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और सिंधु सभ्यता की प्रमुख बस्तियों के अंदर आता है। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर और अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जब अपने बात करें तो सिंधु सभ्यता के जितने भी केंद्र थे, एक धोलावीरा को छोड़कर सभी केंद्र थे वो दो भागों में बांटे गए थे। पूर्वी जो इसका भाग होता था उसको निम्न या निचला टीला कहा जाता था या इसको नगर टीला भी कहा जाता था, जहां पर सामान्य जनता निवास करती थी। इसका पश्चिमी जो भाग था उसको ऊंचा टीला, गढ़ी या दुर्ग टीला भी कहा जाता था, जहां पर इस सभ्यता के शासक वर्ग निवास करते थे। हड़प्पा का जो दुर्ग टीला है उसको इतिहासकारों ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा की जब अपने बात करें तो हड़प्पा से सिंधु सभ्यता के अनेक प्रकार के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से 6 की दो पंक्तियों के अंदर कुल 12 अन्नागारों के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें थी वो इसके अंदर से प्राप्त हुई है। यहाँ से एक 6 लड़ी सोने के मणकों का हार मिला है और यहाँ से 16 तांबे की बटियां, तांबे का दर्पण, तांबे की इक्का गाड़ी और तांबे की मानव आकृति की मूर्ति मिली है। यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे इतिहासकारों ने R37 नाम दिया है और यहाँ से एक मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है जिसे पृथ्वी देवी माना गया है। यहाँ से वर्ताकार ईंटों के चबूतरे, गेहूं व जौ के जले हुए साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ से एक मछुआरे का चित्रांकन वाली मोहर मिली है। जहाज, नाव के चित्रांकन वाली मोहरें भी यहाँ से मिली है। दूध पिलाते हिरणी का चित्र यहाँ से मिला है और हिरण पर आक्रमण करते कुत्ते की पीतल की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। यहाँ से एक नृत्य करते युवक के पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे इतिहासकार जॉन मार्शल ने नटराज शिव की संज्ञा दी है। सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। यह सिंधु नदी के किनारे है और वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र है और सुनियोजित तरीके से बसा हुआ केंद्र मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला भी इसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर बौद्धकालीन स्तूप के अवशेष मिले हैं जिस कारण इसे स्तूपों का शहर, स्तूपों का टीला और आध्यात्मिक नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा केंद्र था जिसका 7 बार पतन हुआ, 7 बार उत्थान हुआ। मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक जो मोहरें थी वो मोहनजोदड़ो से मिली और सर्वाधिक अभिलेख युक्त जो मोहरें थी वो हड़प्पा से मिली। यहाँ से एक विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है जिसका उपयोग शायद धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्यों के लिए किया जाता था और जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यहाँ से विशाल अन्नागार, अनाज रखने के गोदाम के अवशेष में भी मिले हैं और पुरोहितों के अवकाश के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। एक हाथी का कपाल खंड है वो भी यहाँ से मिला है और यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ से एक पुजारी या योगी पुरुष की मूर्ति भी मिली है। एक मूर्ति मिली है जिसमें 3 मुख वाले पुरुष को दिखाया गया है और इसके 3 सींग हैं। इसके दाएं तरफ हाथी व बाघ और बाएं तरफ भैंसा व गेंडे का चित्र है। नीचे की ओर हिरण का चित्र दिया गया है। इसे पशुपतिनाथ शिव कहा गया है और जॉन मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। यहाँ से सीप का बना पैमाना मिला है और सूती कपड़े के साक्ष्य हैं वो भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं और घोड़े के दांतों के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं।
सिंधु सभ्यता का तीसरा केंद्र है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज 1931 में एम मजूमदार ने की। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की औद्योगिक बस्ती थी। यहाँ से मनके बनाने, सीप बनाने और मुद्रा बनाने के कारखाने मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन में काम आने वाले लिपस्टिक और काजल के कारखाने भी इस केंद्र से मिले हैं। चनहूदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा केंद्र था जहां से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला और एकमात्र ऐसा केंद्र जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। चनहूदड़ो से बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पदचिन्ह का चित्रांकन भी यहाँ से मिला है और बैलगाड़ी के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। झुंकर जाकर संस्कृति के अवशेष भी इस केंद्र से मिले हैं। चौथा महत्वपूर्ण केंद्र आता है लोथल। लोथल की खोज 1957 में एस.आर. रंगनाथ राव ने की। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, इस कारण इसको महत्वपूर्ण बस्ती माना गया है। लोथल को जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड भी कहा जाता था। लोथल को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो की भी संज्ञा दी गई है। पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार था वो लोथल बंदरगाह से होता था। लोथल से चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से फारस की मोहर मिली है और 3 युगल समाधियों के अवशेष भी इस केंद्र से मिले हैं। यहाँ से चलाक लोमड़ी के चित्रांकन वाली कहानी के अवशेष भी इस केंद्र से मिले हैं। और लोथल एकमात्र ऐसा केंद्र था जिसमें दुर्ग टीला और नगर टीला जो दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे और यहाँ से हाथी दांत का बना पैमाना या स्केल भी इस केंद्र से मिला है। सिंधु सभ्यता का 5वां जो केंद्र या बस्ती आती है वो है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। काले रंग की चूड़ियों के कारण इस केंद्र को कालीबंगा नाम दिया गया। इसकी खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने की और इसका व्यापक स्तर पे उत्खनन था बीबी लाल और बी.के. थापर ने किया। सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण केंद्रों में नाम आता है कालीबंगा का। जसरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि सिंधु सभ्यता के जो जितने भी केंद्रों में भवन मिले हैं वो पक्की ईंटों के मिले हैं और घरों के आगे पक्की नालियां बनी हुई थी, उनको ऊपर से ढका जाता था। कालीबंगा एक ऐसा केंद्र था जहां से पक्की ईंटों के नहीं कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं और घरों के आगे नालियों के अवशेष भी नहीं मिले। एकमात्र लकड़ी की नाली है वो कालीबंगा से मिली है। इस कारण सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कालीबंगा को माना गया है। कालीबंगा से विश्व में दोहरे जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के जो लोग थे वो एक साथ 2 फसलें उगाते थे, सरसों और चना। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और वर्तमान के तंदूर नुमा चूल्हे भी इस केंद्र से मिले हैं। एक चबूतरे पर हवन कुंड या अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं जो नर बलि या पशु बलि की ओर संकेत करती है। यहाँ से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद थे, तो इन लोगों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। यहाँ से ऊंटों की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं और हाथी दांत के अवशेष भी इस केंद्र से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का अगला प्रमुख केंद्र आता है बनावली। बनावली हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे मिला है। इसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। इसे समर्दों का शहर कहा गया है। यहाँ से भी जल निकासी का अभाव था। इस केंद्र से भी घरों के आगे नालियों के अवशेष नहीं मिले कालीबंगा की तरह। यहाँ से मिट्टी के हल का बना खिलौना, जो तिल, सरसों के बीजों के अवशेष यहाँ से मिले हैं और घरों में अग्नि वेदिका या अवन कुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तांबे के बड़ागर भी इस केंद्र से मिले हैं। अगला केंद्र आता है सुरकोटड़ा। यह गुजरात में कच्छ जिले के अंदर स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की। यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली है। सिंधु सभ्यता के अंदर एक अपवाद स्वरूप क्वेश्चन आता है। सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन 3 केंद्र ऐसे अपने को मिले हैं जिसमें घोड़े से संबंधित कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं। पहला आता है मोहन
मंजोदड़ो, जहां से घोड़े के दांतों के अवशेष मिले हैं। दूसरा के अंदर आता है लोथल, जहां से घोड़े की मरण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली है। और तीसरा के अंदर आता है सुरकोटड़ा, गुजरात में, जहां से घोड़े की अस्थियां मिली है। अगला के अंदर बात करें अपने धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है। इसकी खोज 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। वर्तमान संदर्भ में सिंधु सभ्यता का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र है वो धोलावीरा है। दूसरा माना जाता है राखीगढ़ी, जो हरियाणा के अंदर स्थित है। और तीसरा माना जाता है कालीबंगा। विभाजन होने के बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो केंद्र है वो धोलावीरा है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा केंद्र था जो 3 भागों में बंटा था। सिंधु सभ्यता की सभी केंद्रों की जो बस्तियां थी वो 2 भागों में बंटी थी, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। धोलावीरा एकमात्र ऐसा है जो 3 भागों में बंटा हुआ था। तीसरा भाग इसका आता है मध्यम भाग या मध्य। यहाँ से सुनियोजित जल निकासी के अवशेष, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अवशेष, खेल का स्टेडियम और सूचना पट और नेवले की पाषाण मूर्ति के अवशेष मिले हैं। एक केंद्र अपना आता है कुनाल, जो हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अगला केंद्र है रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे मिला है। इसकी खोज 1956 में यगदत्त शर्मा के द्वारा की गई। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं और एक मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाया गया शव मिला है। ऐसे ही अवशेष नवपाषाण काल में ब्रुजहोम, जम्मू कश्मीर से मिले थे। अगला केंद्र आता है रंगपुर, गुजरात में, मादर नदी के किनारे। 1953 में इसकी खोज एस.आर. रंगनाथ राव के द्वारा की गई। यहाँ से बाजरे के अवशेष मिले हैं। रंगपुर भी कालीबंगा की तरह ऐसा केंद्र था जहां से कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं। ये थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र। अब अगर अपने बात करें सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन की, तो सबसे पहले आता है सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता पूरे विश्व में अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के जो भवन थे वो पक्की ईंटों के बने थे। घरों के आगे पक्की नालियां बनी थी, नालियों को ऊपर से ढका जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड पत्ती भी कहा जाता था। घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गली में खुलते थे। यहाँ जो अधिकांश ईंटों के अवशेष मिले हैं उसमें 4:2:1 की ईंटें मिली है, या अपने कह सकते हैं 40:20:10 की अनुपात में यहाँ से ईंटों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो सिंधुवासियों का जो राजनीतिक जीवन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग के जो लोग थे वो यहाँ पर शासन करते थे। सामाजिक जीवन की बात करें तो सिंधु समाज की सबसे जो छोटी इकाई थी वो परिवार थी, और सिंधु वासियों का जो समाज था वो मातृस्थात्मक था। मातृस्थात्मक होने का कारण ये है कि यहाँ से जितनी भी मरण मूर्ति मिली है उसमें सर्वाधिक जो चित्रांकन है वो नारी का मिला है। इस कारण ये अनुमान लगाया गया है कि सिंधु वासियों का जो समाज था वो मातृस्थात्मक था, और यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, और 9 प्रकार की फसलों का भी इन लोगों को ज्ञान था। चावल है, जौ है, गेहूं है, कपास है, मटर है, तिल है, सरसों है। इन फसलों को उगाने का ज्ञान था। विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का जो श्रेय है वो सिंधु वासियों को जाता है। सबसे पहले कपास का उत्पादन था वो सिंधु वासियों ने प्रारंभ किया था। कृषि के अवशेषों की बात करें तो सबसे जो प्राचीनतम कृषि के अवशेष है वो मेहरगढ़ से मिले हैं, और यहाँ के जो लोग थे वो सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, आभूषणों के शौकीन थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार और मुर्गों की लड़ाई ये इनके मनोरंजन के साधन थे। और सिंधुवासी थे वो युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। सिंधुवासियों की लिपि की बात करें तो सिंधुवासियों की जो लिपि थी वो
भाव चित्रात्मक थी, पेक्टोग्राफ जिसे कहा गया है। चित्र देख के ही उसका भाव अंदाजा लगाया जा सकता था। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले हैं और 250 से लेके 400 अक्षरों की पहचान की गई है। सिंधु वासियों की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को इतिहासकार आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। इस कारण इस सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता माना गया है। सिंधु सभ्यता के पतन के अनेक कारण माने गए हैं, जिसके अंदर आर्यों का आक्रमण भी माना गया है, बाढ़ का कारण भी माना गया है और जलवायु परिवर्तन भी माना गया है। अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता को नष्ट हुआ के अंदर मानते हैं। सिंधु वासियों के अन्य पहलुओं की अपने बात करें तो सिंधु वासी जो थे वो नीले रंग और लोहे से अपरिचित थे। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।